टॉपिक है फोर्स। फोर्स की हिंदी होती है बेटा बल। अगर बेटा हम बल की बात करें तो सबसे पहले हमारे मन में आता है, अगर हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं या किसी वस्तु को खींचते हैं तो वहां पर हमें बल की जरूरत पड़ती है। यानी कि बल को कहते हैं पुश आर पुल। पुश आर पुल इज कॉल्ड फोर्स। यानी बल धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, जो किसी वस्तु की स्थिति में या अवस्था में परिवर्तन करता है। लेकिन अब के बल केवल हमें वस्तु की स्थिति या अवस्था में परिवर्तन करने के लिए ही आवश्यक है। अगर हमें बल किसी वस्तु की आकार में बदलना है तो हमें बल की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें किसी वस्तु की गति की दिशा को बदलना है तो हमें बल की जरूरत पड़ेगी। यानी हम कह सकते हैं कि बल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है और किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन करता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन करता है। तो इन सब चीज़ों के में परिवर्तन को उत्पन्न करने के लिए हमें बल की जरूरत पड़ती है और करता है, और करने का प्रयत्न भी हो सकता है। कैसे कि यह आवश्यक नहीं है कि हम किसी वस्तु पर जितना बल आरोपित करना चाह रहे हैं या जितना बल आरोपित कर रहे हैं वो बल उसमें परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त है। बेटा अगर हम बात करें अवस्था का क्या मतलब बेटा, अवस्था अगर हम बेटा बात करें, क्योंकि बल जो है एक बल की बात करते हैं तो स्टेट, हिंदी में कहते हैं स्टेट। अब यहाँ पर जो अवस्था होगी वो या तो होगी विराम की अवस्था और या तो होगी गति की अवस्था। विराम की अवस्था को कहते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, और गति की अवस्था को कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन। तो बच्चों क्योंकि जो बल है, बल की वजह से हम किसी की वस्तु में गति लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेनली जो हमारा बल फोकस करेगा वो गति पर फोकस करेगा। भाई जो अवस्था में उसकी आकार में परिवर्तन करना है ये तो खैर एक अलग प्रभाव हुआ, लेकिन अगर हम बल की बात करें तो बल से ज़्यादातर हम वस्तु की गति को रोकते हैं या उसमें गति लाते हैं, ज़्यादातर यही होता है। तो बच्चों अगर हम अवस्था की बात करें तो कोई भी वस्तु इस नेचर में हमारे या तो विराम की अवस्था में होगी और या तो वो गति की अवस्था में होगी। तो अगर हमें विराम की अवस्था में परिवर्तन करना है तभी हमें पुल लगाना पड़ेगा, और गति की अवस्था में परिवर्तन करना है तभी हमें बल लगाना पड़ेगा। अब गति का मतलब क्या है, कोई वस्तु धीरे चल रही है तेज कर देना है, या तेज चल रही है धीरे कर देना है, ये चलती हुई वस्तु को रोक देना है। इस तरह से जो परिवर्तन करना है उसको करने के लिए हमें बल की जरूरत पड़ती है। अगर बेटा हम बात करें बल के प्रकार, बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्सेज, तो बेटा दो प्रकार के होते हैं जनरली। एक होता है बेटा संपर्क बल, दूसरा होता है असंपर्क बल। संपर्क बल को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स और इसको कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स की जो टाइप आते हैं बेटा वो आते हैं मस्कुलर फोर्स, पहला हो गया, तो दूसरा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, फिर तीसरा हो गया स्प्रिंग फोर्स और चौथा हो गया टेंसिल फोर्स। बेटा अगर हम नॉन कॉन्टैक्ट की बात करेंगे तो ये पहला हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर अगला हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फिर अगला हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। बच्चों अगर हम मस्कुलर फोर्स की बात करें तो ये हिंदी में कहते हैं मांसपेशीय बल, मांसपेशीय बल। फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण बल। स्प्रिंग का मतलब होता है स्प्रिंग बल, स्प्रिंग की वजह से किसी वस्तु पर लगने वाला बल। टेंशन का मतलब क्या है, तनाव बल। बेटा यानी जो संपर्क बल है, यानी संपर्क का मतलब क्या होता है कि ऐसे बल जब वो किसी बॉडी के कांटेक्ट में आते, किसी बॉडी को टच करते हैं तभी वो प्रभावी होंगे। जैसे कि
मस्कुलर फोर्स है, हमें किसी वस्तु को फेंकना है, किसी वस्तु को उठाना है, तो वहां पर हमें मसल्स की ताकत की जरूरत पड़ती है। अगर बेटा हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी की सरफेस पर जब गति करती है तो उन दोनों के कांटेक्ट पॉइंट पर एक ऐसा फोर्स जनरेट होता है जो उस बॉडी के मोशन को अपोज करता है, उसकी बॉडी की मोशन यानी गति का विरोध करता है। इसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और बेटा होता है स्प्रिंग फोर्स। आपको याद होना चाहिए, अगर स्प्रिंग से किसी बॉडी को हम जोड़ते हैं तो स्प्रिंग जब खिंची हुई अवस्था में होती है, वह छोड़ी जाती है, तो स्प्रिंग उस पर एक फोर्स अप्लाई करती है जिसे कहते हैं हम स्प्रिंग फोर्स। तो ये सब कॉन्टेक्स्ट से ही तो आया। और टेंशन फोर्स, अगर आपको याद है कि दूरी कोई स्ट्रिंग ले लीजिए और स्ट्रिंग को दोनों साइड से खींचिए तो उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसे कहेंगे टेंशन फोर्स। क्योंकि आपको याद होना चाहिए, अगर बेटा हम मान लें ये एक सपोर्टिंग बीम है, इससे हमने एक स्ट्रिंग बांधी और स्ट्रिंग में मैंने क्या किया, एक मास हैंग करा दिया, एक मास लटका दिया, तो इस पर क्या होगा, एक टेंशन फोर्स अप्लाई होगा टी। इसे क्या कहेंगे, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। टी का मतलब होता है टेंशन। अभी एक पॉइंट पर बंधी हुई है और दूसरे पॉइंट पर मास लटका हुआ है, तो जब ना बांधिए खींच सकते हैं, यानी इसके दोनों पॉइंट को हमें क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी पॉइंट से सपोर्ट देना पड़ेगा। तो हम खींचे या तो एक पॉइंट को हम किसी पॉइंट से सपोर्ट कर दें और दूसरे पॉइंट पर हम मास बांध दें, तो इस तरह से स्ट्रिंग में एक टेंशन पैदा होगा, एक तनाव पैदा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स को बच्चों हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। और इलेक्ट्रोस्टैटिक बल को क्या कहते हैं हम, विद्युत स्थैतिक बल, विद्युत स्थैतिक बल। और मैग्नेटिक फोर्स को क्या कहते हैं, चुंबकीय। बच्चों ये सब नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि इसमें बॉडी जब कांटेक्ट में आएगी तभी फोर्स अप्लाई होंगे, अगर बॉडी दूर दूर है तभी ये फोर्स क्या होते हैं, वर्क करते हैं। बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं, ये किन्हीं भी दो द्रव्यमानों के बीच लगते हैं। अगर कोई दो द्रव्यमान मान लेते हैं m1 और m2, एक दूरी स्मॉल r पर रख दिए जाए तो इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जिसे हम कहेंगे गुरुत्वाकर्षण बल। और ये देखिए दूर दूर है तो इनके बीच एक लग रहा है फोर्स, लग रहा है कि नहीं लग रहा, क्योंकि आपको देखना होगा कि कोई भी बॉडी अगर ऊपर से छोड़ी जाती है तो नीचे ही आती है। क्यों आती है, क्योंकि पृथ्वी के पास भी द्रव्यमान है और उस वस्तु के पास भी द्रव्यमान है, तो आकर्षण बल क्या करता है और उसी आकर्षण बल के प्रभाव में वस्तु पृथ्वी की तरफ गति करती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पास क्या है, द्रव्यमान है। तो द्रव्यमानों की वजह से जो बल उत्पन्न होते हैं उन्हें कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। और इनकी जो प्रकृति होती है, इनका जो नेचर होता है वो आकर्षण का होता है, अट्रैक्शन का होता है। तो ये बेटों असंपर्क बल है, इसमें बॉडी अगर दूर दूर है तब भी ये प्रभावी होते हैं। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि वैद्युत स्थैतिक बल, इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसे बल होते हैं जो चार्ज के बीच लगते हैं, इसके बीच लगते हैं चार्ज। अब आपको पता है चार्ज क्या है, अगर किसी भी आइटम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें या उसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर करा दें तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, अगर इलेक्ट्रॉन पास ले आते हैं तो निगेटिव चार्ज आता है। कहने का हमारा ये मतलब हुआ बच्चों कि अगर किसी भी परमाणु पर उसकी सामान्य अवस्था से जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होती है उतना आवेश ऊपर आ जाता है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि अगर कोई भी परमाणु है तो कोई भी परमाणु में क्या होता है, पहले नाभिक होता है, न में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, फिर उसके चारों तरफ कक्षाएं होती हैं और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकल भी सकते हैं इससे और इलेक्ट्रॉन से आ भी सकते हैं। जैसे अगर हम सोडियम की बात करें और क्लोरीन की बात करें, सोडियम और क्लोरीन, तो अगर सोडियम की बात करें तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है और परमाणु भार 23 होता है, इसका परमाणु 17, परमाणु भार 35। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो 281 और इसका क्या होगा 287। कहने का हमारा ये मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनों को निकलना है, इलेक्ट्रॉनों को आना है, वो उनके अष्टक यानी उनका जो ऑक्टेट है उसके हिसाब से होता है। क्योंकि हर परमाणु चाहता है कि उसका अष्टक पूरा हो जाए, उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, यानी उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है तो उसकी अंतिम कक्षा में 8 बचते हैं, तो ये अक्रिय हो जाता है। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसकी कक्षा में 288 हो जाता है और इस तरह से इसका अष्टक हो जाता है। लेकिन अभी इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो इसकी सामान्य अवस्था में कितनी कमी आई, एक की कमी आई। और ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसकी एक सामान्य अवस्था में कितनी वृद्धि हुई, एक की वृद्धि हुई। तो
तो इसीलिए इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो उम्मीद है यह बात आपको समझ में आई होगी कि आवेश को कैसे उत्पन्न करें, या तो इलेक्ट्रॉन को लाएं तो इलेक्ट्रॉन को ले जाएं। अगर किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो धन आवेश पैदा होगा, अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो ऋण आवेश पैदा होगा। बेटा जो चार्ज होते हैं, जो आवेश होते हैं, इनको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं दो हमने चार्ज लिए, तो एक हमने ले लिया Q1, एक ले लिया Q2। मान लेते हैं कि कुछ दूरी R है। तो बच्चों अगर आवेशों को हम कुछ दूरी पर रख देते हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है, और ये बल जो होता है आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी होता है। अगर आवेश एक जैसे हैं, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, तो उनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा। अगर आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो उनके बीच आकर्षण में लगेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो कहने का ही हमारा मतलब हुआ कि ये देखो बीच में गैप है कि नहीं, ये एक दूसरे कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी इनके बीच फोर्स लग रहा है। और इस फोर्स को बताया किसने था, इस फोर्स के बारे में बताया किसने था, एक साइंटिस्ट है कूलाम। कौन थे बच्चों, कूलाम थे। उन्होंने इस फोर्स के बारे में बताया था, कूलाम। बच्चों हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। अब आपको पता होना चाहिए कि ऐसा फोर्स जो मैग्नेट लगाता है, कौन लगाता है बच्चों, मैग्नेट। अगर मैग्नेट किसी भी, जैसे कि एक निकेल की बनी वस्तुएं होती हैं और कोबाल्ट की बनी वस्तुएं होती हैं और फेरस यानी आयरन की बनी वस्तुएं, Fe की बनी वस्तुएं हैं। अगर इनको हम किसी भी मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो वो अट्रैक्ट होती हैं। वो क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती हैं। इसीलिए इन मेटल्स का यूज हम मैग्नेट बनाने में भी करते हैं। इसमें करते हैं, मैग्नेट बनाने में भी करते हैं, चुंबक बनाने में भी करते हैं। तो एक तो ये हो गया कि मैग्नेट ने कितना फोर्स लगाया, मैग्नेट ने जो फोर्स अप्लाई किया उसे हमने मैग्नेटिक फोर्स कह दिया। लेकिन एक बात ये भी होती है कि जब कोई चार्ज मूव करता है, जब कोई भी चार्ज मूव करता है, चलता है, जब चार्ज मूव करता है, आवेश जब गति करता है, आवेश जब गति करता है, तो आवेश की गति करने से करंट प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है बेटा, करंट प्रोड्यूस होती है, यानी धारा उत्पन्न होती है, वैद्युत धारा उत्पन्न होती है। लेकिन उसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जब दो चार्ज, दो आवेश गति करेंगे तो उनकी वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा और उनके बीच भी बल कार्य करेगा, उसे भी हम चुंबकीय बल कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि चुंबकीय बल चुंबक की वजह से पैदा होता है, या किन्हीं भी दो आवेशों की गति के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं चुंबकीय बल। क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो चालक के चारों तरफ यानी बाह्य क्षेत्र में पैदा होता है। तो इससे उनके बीच एक फोर्स लगेगा जिसे हम कहेंगे चुंबकीय बल। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि आवेश अगर स्थिर है, आवेश अगर स्थिर है, आवेश अगर स्थिर है, आवेश अगर रेस्ट में है, तो कौन सा क्षेत्र पैदा करेगा, तो कहना वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। और अगर आवेश गतिमान है तो गतिमान जो आवेश होता है, गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा करता है। तो गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा करता है। तो सभी को बच्चों में एक जानकारी मिली कि स्थिर आवेश, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है, वैद्युत क्षेत्र पैदा करता है। गतिमान आवेश, गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, दोनों उत्पन्न करता है। बेटा ये जो बताया गया, किसने बताया था इस बारे में कि जब कोई भी आवेश गति करता है, और आवेश गति कहाँ करेगा, आवेश गति करेगा चालक के अंदर। अब आपको पता है चालक क्या है, चालक वे हैं इनके अंदर धारा का प्रवाह होता है, और चालक धातु के बने होते हैं। तो ये बेटा कोई भी चालक होगा, उसके अंदर मान लीजिए कोई हमारा चालक तार है, इसके अंदर कोई भी हमारा आवेश क्या करेगा, गति करेगा, तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा। इसके बारे में जो बताया था साइंटिस्ट ने, उसका नाम था ओरेस्टेड। क्या था उसका नाम, ओरेस्टेड, हिंदी में कहते हैं ओरेस्टेड। इन्होंने प्रयोग किया और बताया कि गतिमान आवेश से, यानी जब किसी भी चालक में धारा का प्रवाह हो,
और चालक में धारा का प्रवाह हो या गतिमान आवेश बात की जाए, एक ही बात है, क्योंकि धारा का प्रवाह आवेश की गति से उत्पन्न होता है। तो ओरेस्टर ने बताया, तो जब गतिमान आवेश उत्पन्न होगा, गतिमान आवेश गति करेगा, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। इसके बारे में बताए थे साइंटिस्ट ओरेस्टर ने बताया। बच्चों अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स के बारे में जानना जरूरी है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है। फोर्स की क्वांटिटी बच्चों कैसी है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये तो सबको पता है बच्चों। लेकिन फिजिकल क्वांटिटी में बेटा ये कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी है। क्या बेटा? ये वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जिनमें क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स का बच्चों जो सिंबल है वो एफ होता है। अब जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो सिंबल है वो मैग्नीट्यूड को बताता है। उसको बताता है बच्चों, मैग्नीट्यूड को उसके रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर हम उस पर एक एरो लगाते हैं तो एरो बताता है डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम इससे दे सकते हैं कि उसका सिंबल बनाए और सिंबल पर एरो लगा दें। क्योंकि आपको पता है कि जो एरो होता है, एरो का यूज हम डायरेक्शन को बताने में करते हैं। आपको याद होना चाहिए, अपनी मम्मी के शादी ब्याह होता है तो रोड पे आकर के चूड़ा से एरो बना देते हैं, स्वागतम। उसको पता चल जाता है कि हमको किधर जाना है। जो लोग रास्ते आते हैं उन्हें रास्ता तो पता नहीं होता, तो शायद हम एरो बना देते हैं। या आपको पता होगा जब रोड पे आप यात्रा करते हैं तो उसे बोर्ड लगे होते हैं, उसमें ऐसे कुछ बना होता है और लिखा होता है फतेहपुर, से लिखा हुआ है तो पता चलेगा फतेहपुर किस दिशा में है। यानी एरो बता रहा है कि इससे दिशा पता चल रही है और सिंबल से हमें मैग्नीट्यूड पता चल रहा है। अगर हम मोशन में बल को शामिल करें, फोर्स को शामिल करें, तो यहाँ पर बल के लगाने से, बल के अप्लाई करने से, बल से एक्सेलरेशन जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है बच्चों? एक्सेलरेशन जनरेट होता है। और बल लगता कहाँ है? किसी वस्तु पर लगेगा और वस्तु के पास मास होगा। अगर हमने किसी वस्तु पर बल लगाया तो वस्तु पर मास होगा, तो वस्तु में एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो जो फोर्स बच्चों होता है ये मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई होता है। अगर हम इसकी यूनिट निकालें तो फोर्स की जो यूनिट होती है बच्चों वो क्या होती है? यूनिट दो सिस्टम में होती है, एक होती है एसआई सिस्टम और एक होती है सीजीएस सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में बल की यूनिट बेटा क्या होती है? न्यूटन होती है, न्यूटन होती है। और सीजीएस में क्या होती है? डाइन होती है। न्यूटन को दूसरी में कहते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और डाइन कहते हैं ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये न्यूटन जो थे और डाइन है सब साइंटिस्ट का नाम है। और इनको अगर हम जनरलाइज करते हैं तो न्यूटन जो होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का क्या है? एक दूसरा नाम है इसका। यानी कि न्यूटन, एक न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पर कि जो यहाँ पर मास आया, यहाँ पर जो द्रव्यमान आया, द्रव्यमान की यूनिट बच्चों क्या होती है? किलोग्राम होती है। और त्वरण की यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो दोनों मल्टीप्लाई नहीं, इसलिए मैंने दोनों की यूनिट क्या कर दी? मल्टीप्लाई कर दी। तो ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है बच्चों, यही न्यूटन है। यही बच्चों क्या है? न्यूटन। इसकी जगह पर हम ये और इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। अगर बच्चों हम सीजीएस में आते हैं तो सीजीएस सिस्टम में आपको पता है सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। तो जहां पर मीटर है उसको क्या कर दो? सेंटीमीटर से रिप्लेस करा दो। और जहां पर किलोग्राम है उसको ग्राम से रिप्लेस करा दो। और सेकंड की जो टाइम यूनिट सेकंड होती है वो सभी सिस्टम में सेम होती है। तो इस तरह से बल की दो यूनिटें होती हैं, बल की दो मात्रक होते हैं। एक होता है जो एसआई सिस्टम में, एक होता है सीजीएस सिस्टम में। तो एसआई सिस्टम में न्यूटन होता है और इसको कहते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है जिसे कहते हैं ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बच्चों न्यूटन और डाइन में रिलेशन होता है, न्यूटन और डाइन में